स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में। यानी कि भूकंप से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ मैं आज आप सभी लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो हैं आप सभी लोगों के लिए सहायक होंगे। देखिए, भूकंप क्या है, भूकंप के कारण क्या हैं, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, इन सभी से संबंधित एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम केवल जानेंगे कि भूकंप से संबंधित जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, या बहुविकल्पी प्रश्न भी हम कह सकते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न जो हैं भूकंप से संबंधित बनते हैं, ये हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न जो हैं डाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रश्न छूट जाते हैं या भूकंप से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस टॉपिक में नहीं मिल पाती है, इन प्रश्नों के भीतर नहीं मिल पाती है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं, किन किन कारणों से भूकंप आता है, और भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, क्या परिणाम होते हैं भूकंप के बाद, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं हम दूसरे वाली वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम भूकंप के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर केवल मैं प्रश्नों की बात करूँगी, और यहाँ पर मैं जो है केवल प्रश्न ही लेकर के आप सभी लोगों के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है भूकंप से संबंधित, वो है भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक कारण कौन सा है भूकंप आने का। तो कौन सा है? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जो है भूकंप आने का एक प्राकृतिक कारण है। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट जो है एक प्राकृतिक आपदा है। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो भी एक प्राकृतिक आपदा है। इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी जो है भूकंप आने की संभावना रहती है। संभावना नहीं कह सकते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, धरती से लावा निकलता है या गैसें जो निकलती हैं, उसमें क्या होता है, धरातल में जो है कंपन होने लग जाता है। किससे? क्योंकि जब लावा निकलेगा तो कहीं ना कहीं धरातल में कंपन जो है अवश्य होगा। तो इससे क्या होता है, भूकंप आने की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है, इससे भी भूकंप आता है। तो ये एक प्राकृतिक कारण है भूकंप के आने का। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है हमारा, प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक तरंगें जो होती हैं भूकंप की, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग। प्राथमिक तरंग का एक दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भूकंप से संबंधित। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप को मापने का एक यंत्र है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट था। प्रश्न तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक तरंगों या पी वेव्स की गति कितनी होती है। जो प्राथमिक तरंगें होती है भूकंप की, इनकी गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तरंगें जो है बढ़ती हैं। अगला है, द्वितीयक लहर को क्या कहते हैं। द्वितीयक लहर जो होती है भूकंप की, इस लहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ एवं विध्वंस लहर। अनुप्रस्थ एवं विध्वंस लहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, धरातलीय लहरें या फिर इसको एल वेव्स भी कहा जाता है, को क्या कहा जाता है? धरातलीय लहरों को क्या कहा जाता है? लंबी लहरें। धरातलीय लहरें जो होती हैं, यानी कि एल तरंगें जिनको कहा जाता है, ये इनको जो है लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, पी तरंगें भूकंप झटके के कितने मिनट के बाद पहुंचती हैं। प्राथमिक जो तरंगें हैं वो भूकंप के झटके के कितने मिनट के बाद पहुंचती हैं? 11.8 मिनट के बाद। जब भूकंप के झटके लगते हैं उसके बाद जो है पी तरंगें, जब प्राथमिक तरंगें जिनको सबसे खतरनाक तरंगें माना जाता है, ये कब पहुंचती हैं? 11:08 मिनट, सॉरी 11
0.8 मिनट के बाद ये पहुंचती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? क्या है प्रश्न, क्या है यहाँ पे, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? देखिए, भूकंप को अगर मापने के किसी यंत्र की अगर हम बात करें तो वो यंत्र है सिस्मोग्राफ, जिसको भूकंप लेखी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मर्केली स्केल, ये मर्केली जो थे एक इटालियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने भूकंप मापक एक स्केल का जो है विकास किया था। उस स्केल का नाम था मर्केली स्केल। मर्केली स्केल इसलिए रखा गया उसका नाम क्योंकि इसका विकास किसने किया था? मर्केली ने किया था। तो प्रश्न नंबर 9 भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे C.E. रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया? C.E. रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया? देखिए, C.E. रिक्टर इनका नाम है। इन्होंने रिक्टर स्केल का विकास कब किया, ये पूछा जा रहा है। दरअसल जो रिक्टर स्केल है वो भी एक भूकंप को मापने की एक स्केल है। तो इसका विकास उन्होंने कब किया? रिक्टर ने 1935 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, रिक्टर स्केल का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा यहाँ पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जो पृथ्वी की भीतर की जो संरचना है, उस संरचना की विश्वसनीय जानकारी, एक प्रत्यक्ष जानकारी या फिर एक सही जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के तहत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के गर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जहाँ से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है, जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को, जहाँ से भूकंप की तरंग का उद्गम होता है, यानी कि भूकंप की तरंग जहाँ से निकलती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। जहाँ से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप प्लीज़ गौर कीजिएगा इन पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उत्केंद्र कहा जाता है। उत्केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15। भूकंप में धरातलीय तरंगें कौन सी होती हैं? धरातलीय तरंगें किसको कहा जाता है? देखिए, भूकंप की तरंगों की यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सी तरंग है जिसको धरातलीय तरंग कहा जाता है? तो वो कौन सी तरंग है? एल तरंग। एल तरंग को जो है धरातलीय तरंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर, कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं, यानी कि अधिक जो है नुकसान करती हैं? भूकंप की कौन सी तरंगें हैं जो अधिक नुकसान करती हैं? तो कौन सी है? प्राथमिक तरंगें। भूकंप की जो प्राथमिक तरंगें हैं ये सर्वाधिक जो है नुकसान पहुंचाती हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे हम यहाँ पर। प्रश्न नंबर 17 है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को, अभी हमने एक प्रश्न देखा था, उस प्रश्न में हमने ये देखा कि भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, किस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है? तो कौन सा यंत्र था? सिस्मोग्राफ था। सिस्मोग्राफ या फिर उसको भूकंप लेखी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी वो भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप को मापता है, उसके अंतर्गत ही ये रिक्टर स्केल आती है। रिक्टर स्केल से क्या होता है? इस स्केल से भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है।
भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अगर आपसे प्रश्न में इस तरीके से पूछा जाता है तो आपको बताना है रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और अगर आपसे भूकंप मापी यंत्र का नाम पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे सिस्मोग्राफ लिखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा 18, भूकंप की कुल कितनी तरंगें होती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही। भूकंप की कुल कितनी तरंगें होती हैं? 3 तरंगें होती हैं। देखिए, भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, कौन-कौन सी? प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। 3 तरंगें जो है भूकंप की होती हैं, ठीक है? तो प्राथमिक जो तरंग है उसको पी तरंग के नाम से भी जाना जाता है और जो द्वितीयक तरंग है उसको गौड़ तरंग भी बोलते हैं और एस तरंग भी उसको बोला जाता है। और तीसरी जो तरंग है भूकंप की उसको एल तरंग के नाम से या धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न उनसे ही संबंधित ये प्रश्न है नीचे के। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, भूकंप की प्राथमिक तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भूकंप की प्राथमिक तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या फिर पी वेव्स। इंग्लिश में इसको पी वेव्स कहा जाता है। पी तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग या फिर प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से ही। तो क्या कहा जाता है? पी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या पी वेव्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा यहाँ पर, भूकंप की द्वितीय तरंगों को किन अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूकंप की द्वितीयक जो तरंगें होती है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? एस तरंग, गौण तरंग या एस वेव्स भी कहा जाता है। एस वेव्स भी इसको कहा जाता है क्योंकि एस तरंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 है हमारा यहाँ पर, भूकंप की तृतीयक तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एल तरंग या धरातलीय तरंग और इंग्लिश में एल वेव्स कहा जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और साथ ही उनके उत्तर भी हमने देखे। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों के लिए प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। भूकंप से संबंधित ये जानकारी थी। देखिए, यहाँ पर केवल हमने कुछ महत्वपूर्ण छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उनको देखा। अगला वाला जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी वो भूकंप से संबंधित रहेगा, जिसमें हम भूकंप क्या है, उसके कारण और उसके प्रभाव जो भी हैं, उन सभी को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, वो जो है उस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आज का बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।